अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, आज का मेरा ये प्रोग्राम जो है वो स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए है। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी को सिर्फ एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में ख़ास करके वफाकी दारुल हुकूमत में ये जेली सोसाइटियों का जो एक सिलसिला चला हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका टारगेट ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद नहीं होते। सोशल मीडिया पे बेशुमार कंपेन्स की जाती हैं, उसके ज़रिए झांसा दिया जाता है और वो आसानी से ओवरसीज़ पाकिस्तानी झांसे में आ जाते हैं। मेरी इस हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानी से गुजारिश है कि वफाकी दारुल हुकूमत में कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जो सोसाइटीज़ के हवाले से हक़ाइक़ से आपको आगाह करते हैं और अपने वीलॉग्स प्रोग्राम में ये बात बताते हैं कि कौन सी सोसाइटी जेली है और कौन सी असली है, किसके पास क्या है, किसके पास एनओसी है या नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में ओवरसीज़ पाकिस्तानी शायद इस पर कान नहीं धरते। वो ये समझते हैं कि बस ये सोशल मीडिया की जिस तरह की फ़ेक न्यूज़ की एक ट्रेंड चला हुआ है, शायद उस ज़ुमरे में लेते हैं। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि ये उस ज़ुमरे में ना लिया करें। वफाकी दारुल हुकूमत में हमारे एक दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शमशाद मांगट साहब। वो अपनी हिट स्टोरी के नाम से सोसाइटीज़ के हवाले से काम करते हैं, उस पर हक़ाइक़ पर मबनी स्टोरीज़ देते हैं और आपको गाय बगाए वो आगाह करते रहते हैं कि कौन सी सोसाइटी किस तरह काम कर रही है, कौन सी किस तरह काम नहीं कर रही है। तो लिहाजा इसी तरह से मैं भी एक नाकाम कोशिश करता हूं कि आप लोगों को इस हवाले से बताऊं कि हाउसिंग प्रोजेक्ट कौन से जेली और कौन से असली हैं और उनका टारगेट क्या है। और मैं पहले शुरू में प्रोग्राम में आपको बता चुका हूं कि उनका टारगेट सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होता है, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इससे बच जाते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी का रब्ता क्योंकि ज़्यादातर प्रॉपर्टी डीलर से होता है, वो उनको इन्वेस्टमेंट का कहते हैं, वो उनकी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। सैकड़ों की तादाद में या दर्जनों की तादाद में वो प्लाट ख़रीदते हैं, पैसे दे देते हैं पहले। वही एक ज़रिया होता है ये जो जेली सोसाइटीज़ हैं इनके पास। तो लिहाजा इससे बचने की मैं आपको तरकीब बता देता हूं कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें हम बहुत सारी सोसाइटी के हवाले से कोशिश करते हैं कि आपको हक़ाइक़ से आगाह करें। आज जो मेरा मौजू है, जिस सोसाइटी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, मैं 2022 से इस पे काम कर रहा था और मैंने मार्च 2022 में इंकशाफ किया था कि 7 वंडर GFS एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि जेली प्रोजेक्ट है और इसके पीछे सारी हवा है। हक़ाइक़ पे मबनी इनके पास कोई चीज़ नहीं है, इनके पास 1 इंच भी ज़मीन इनके अपने जो प्रोजेक्ट है उसके नाम पे नहीं है। सबसे पहले इस हवाले से जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये किस तरह के काम करते हैं, इरफान वैद साहब का क्या तरीक़ेकार है वारदात का, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको चंद एक चीज़ें हैं जो जिनसे आगाह करूँगा कि इनका तरीक़े वारदात क्या रहा है और आगे ये आप क्या सोच रहे हैं। तो नाजरीन, मार्च 2022 में एडिशनल डायरेक्टर नायब की एक हिम्मत करते हैं, वो एक लेटर लिखते हैं डिप्टी कमिश्नर अटक को। वो कहते हैं कि उसमें हमें कुछ चीज़ें दरकार हैं। सोशल मीडिया पे बेशुमार कंपेन चल रही है, 7 वंडर के नाम से एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो पेशावर मोटरवे के करीब उनकी लोकेशन बताई जा रही है और उसके बारे में हमें बता दें कि उसके पास NOC है नहीं है, उसके पास ज़मीन कितनी है, वो जो प्रोजेक्ट कर रहा है उसकी हकीकत क्या है, आपसे कोई मंजूरी ली हुई है नहीं ली हुई, लेआउट प्लान उसके पास है या नहीं है, तो इसके बारे में मुझे आगाह करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस ख़त का जवाब डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया अटक ने दिया होगा। मेरे ज़रा ये कहते हैं कि इसका ख़त का जवाब अभी तक नहीं दिया गया। ये तकरीबन एक साल पहले की बात है। तो उस पर जो एक्शन लिया ज़िला इंतज़ामिया अटक ने वो ये है कि इस ख़त के बाद उन्होंने फ़ौरी तौर पर इसको चेक किया और मार्च में ही 7 मार्च को ये ख़त लिखा जाता है, तो 12 मार्च को ज़िला इंतज़ामिया अटक एक कार्रवाई करती है। GFS जो 7 वंडर है इसकी साइट पे जाते हैं, देखते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इनकी कोई NOC या कोई मंजूरी या कोई एप्लीकेशन वगैरह है, तो कोई सबूत ना होने पे वो कार्रवाई करते हैं और एक मुकदमा इनके ख़िलाफ़ दर्ज कर देते हैं जिसमें उनका सामान जो वहाँ पे मौके पे मौजूद होता है वो ले लिया जाता है, कब्ज़े में ले लिया जाता है। मुकदमा नंबर 145/22 थाना फतेह जंग में दर्ज होता है। इसकी डिटेल भी मैं ऑलरेडी आपको पहले प्रोग्राम में आपको बता चुका हूँ। तो उसके बाद सील हो जाता है, प्रोग्राम बंद हो जाता है, सेल परचेज़ का खाता उनको इरफान वैद साहब को लगता है कि अब नहीं रहा, अब इसका मैं कोई और तरीक़ाकार करूं। तो 1 महीना पूरा वो अगले शिकार की तलाश में रहते हैं और अगले शिकार की जब तलाश ख़त्म होती है, उनको अगला शिकार मिल जाता है, तो वो दरख्वास्त देते हैं अदालत में, कहते हैं कि जो हमारा सामान मशीनरी वगैरह कब्ज़े में ली गई थी फतेह जंग में, जो 145/22 जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके ज़ुमरे जो हमारा सामान कब्ज़े में लिया गया है वो हमें सुपरदारी पे वापस कर दे। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है, हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं करना, हम इस प्रोजेक्ट को बंद कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो प्रोजेक्ट बंद कर देते हैं और अगला टारगेट जो वो तय करते हैं वो
मई में ग्रीन सिटी नाम की एक सोसाइटी है जिसके मालिक राजा आसिफ हैं, उनसे एक एग्रीमेंट करते हैं और उनसे तय करते हैं कि हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन हमारी जो शराइत हैं, जो पैसे आपसे हमारे तय हुए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में वो एग्रीमेंट कितने का एग्रीमेंट हुआ, क्या उसमें शराइत थी, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो मई में वो एग्रीमेंट करते हैं और एग्रीमेंट करने के बाद वो उनको कुछ 6 करोड़ से ज़ायद के चेक जारी करते हैं जो सितंबर में कैश होने होते हैं। राजा आसिफ साहब उनके आ जाते हैं, बातों में आ जाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये लेके आ रहे हैं। तो वो जहाँ पे ग्रीन सिटी का बोर्ड लगा होता है, वो ऑलरेडी उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा गेट बनाया होता है, वहाँ पे वो 7 वंडर का बोर्ड लगा देते हैं और मुल्क भर में तशरीह में वो शुरू कर देते हैं सिर्फ एक एग्रीमेंट पे। उनके पास कोई ज़मीन नहीं होती। राजा आसिफ साहब 1 इंच भी ज़मीन उनके नाम ट्रांसफ़र नहीं करवाते हैं, बल्कि ये ज़रूर वो कहते हैं कि जो मेरे क्लाइंट हैं जिनको मैंने कुछ प्लाट सेल किए हुए हैं, तो वो आप उनको सबसे पहले कंसीडर करेंगे। तो वो उसकी हामी भर लेते हैं। ये एग्रीमेंट में चीज़ें मौजूद हैं, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो जब टाइम ऐसा ऐसा गुजरता जाता है, जब सितंबर आता है 2022, तो राजा आसिफ साहब उनसे पैसों का तकाजा करते हैं। वो कहते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 10 दिन में हम आपको पैसे दे देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन उस दौरान वो कभी गोल्डन ब्लॉक के नाम पे, कभी जनरल ब्लॉक के नाम पे पूरे मुल्क में तशरीह में की जाती है और अरबों के हिसाब से पैसे इकट्ठे कर लिए जाते हैं। लेकिन सितंबर में वो चेक कैश नहीं होते हैं, वो चेक डिसऑनर हो जाते हैं। जब चेक डिसऑनर हो जाते हैं, वो 6 करोड़ से ज़्यादा रकम के चेक होते हैं, 12 चेक हैं, इनकी तफसील भी मेरे पास मौजूद है। इंशाल्लाह मैं आपको वो स्क्रीन पे दिखा सकूंगा कि कौन कौन से नंबर्स के चेक इरफान वैद साहब ने और किस कंपनी के चेक दिए। और इसमें एक मज़े की बात यह है नाजरीन कि इनकी कंपनी का भी एक अलग से, जिस कंपनी के इन्होंने चेक दिए, वो अब इस्लामाबाद में वो कोशिश कर रहे हैं उसको भी लॉन्च करने की। उसके लिए ऑफिस यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि वो कंपनी क्या है, कराची में उसका ऑफिस है, किस तरह से उन्होंने शुरू किया, उसकी ये शैडो कंपनी 7 वंडर बनाई, या किस तरह इन्होंने कहा कि ये 7 अजूबे का एक जो नाम उन्होंने दिया, ये सिर्फ बेसिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये तसर दिया गया कि ये 7 अजूबों से मुतल्लिक है और ये सारा कुछ इसमें होगा जो कहीं आज से पहले पाकिस्तान में कहीं नहीं हो सका, बल्कि दुनिया में कहीं ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होगा जैसा ये हमारा प्रोजेक्ट होगा। तो नाज़रीन, इस बारे में मैंने आपको बताया कि मुल्तान और पेशावर में भी ऑलरेडी ये लोगों को बेवकूफ़ बना चुके हैं, वहाँ पे ये काफ़ी लूट मार कर चुके हैं। तो FIR दर्ज होती है थाना शालीमार में 437 नंबर 23 489F की। राजा आसिफ साहब ये FIR करवाते हैं और जब FIR वो करवाते हैं तो वो उसमें ये प्ली लेते हैं, वो अपना मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि इरफान वैद साहब जो हैं, जिस कंपनी के मुझे उन्होंने चेक दिए, उनके वो डायरेक्टर हैं, उनके वो मालिक हैं, वो चेक कैश नहीं हुए। लेकिन आखिर में वो एप्लीकेशन में लिखते हैं कि कहते हैं कि मुझे ये लग रहा था उस वक्त भी कि ये जो बंदा है सिर्फ आवाम को लूटने के लिए मेरे साथ वो इस तरह का कर रहा है, पैसे शायद ये ना दे, इस वजह से ही इसके नाम कोई ज़मीन या बाकी चीज़ें ट्रांसफ़र ना करवाएंगी और ना उसने मुझसे मुतालबा किया। देखिए, इसमें बड़ी एक अहम बात है कि अगर आपने एक कारोबार शुरू किया है तो और पहले दिन से ही आपने ये तहिया कर लिया कि मैंने लोगों के साथ 2 नंबरी करनी है, मैंने लोगों को लूटना है, मैंने लोगों के साथ फ्रॉड करना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो प्रोग्राम या वो बिज़नेस या वो कारोबार जो है वो पाया तकमील तक पहुंच सकता है। वो यकीनन इसी तरह ही उसके साथ होता है। लेकिन इसमें कहा जाता है ना कि जो लालची हजरात होते हैं या सिर्फ लालच करते हैं या सोचते हैं, तो वो बहुत जल्दी ऐसे लोगों के जो है शिकंजे में आ जाते हैं। तो उसके बाद मुकदमा दर्ज होने के बाद अब सूरत हाल ये है कि अब शायद वो अगला शिकार तलाश कर रहे हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा उसके शिकंजे में आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक बड़ी अहम बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि 7 वंडर तो हमारे सामने है, GFS तो हमारे सामने है, राजा आसिफ हमारे सामने है, ग्रीन सिटी हमारे सामने है, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम दरख्वास्तें दे रहे हैं मुख्तलिफ़ जगह पे ऐसे प्रोजेक्ट्स के ख़िलाफ़, वो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। लेकिन एक बात सामने नहीं है जिसके बल बोते पे अवाम को लूटा जाता है, वो है मार्केटिंग कंपनीज़। 7 वंडर ने जब शुरू में ये सिलसिला शुरू किया, जो पहला उसका प्रोजेक्ट बंद हुआ, जब जिस पे मैंने बताया कि 145/22 FIR इरफान वैद साहब पे हुई, तो उस वक्त ZAZ मार्केटिंग कंपनी थी एक, उसके ज़रिए इन्होंने एडवर्टीज़मेंट का एक सिलसिला शुरू किया। उसके मालिक हैं ज़हीर साहब से मेरे इस हवाले से बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि आपने 7 वंडर की फाइलें सेल की, उसके क्या हकीकत है क्या है?
तो उन्होंने मुझे बताया मैंने तो वहाँ पे करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी और करोड़ के लगभग मैंने वहाँ पे नुकसान किया। मुझे पता चला उनके पास कुछ नहीं है, सारी जल्दसाजी है। तो मैंने कुछ फाइलें वापस की और कुछ नुकसान किया और वापस आ गया। उसके बाद आज उनके साथ अटैच है अल सादात मार्केटिंग। अल सादात मार्केटिंग ने अरबों की उनकी जो फाइल्स हैं वो फ़रोख्त की हैं। अब अगला ये देखना है कि अल सादात मार्केटिंग ने उनसे कोई एनओसी लिया या जिन लोगों से उन्होंने पैसे इकट्ठे करके 7 वंडर को दिए उनकी क्या हकीकत है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में डिटेल आपसे डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में हमारे साथ कोई एक सीनियर वकील भी मौजूद हों जो इस पर कार्रवाई का हमें बता सकें कि किस तरह से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया।